तो आज डिस्कस करेंगे कि फास्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की इंप्लीमेंटेशन के लिए इंडिया अब क्या प्लान करने वाला है, क्या है इसकी पूरी की पूरी कहानी। एंड जन विश्वास अमेंडमेंट बिल, वापस से इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्या कहता है ये बिल, एंड इसको पास करा लिया गया है। देन पुतिन लाइकली टू पार्टिसिपेट इन द ब्रिक्स समिट जो कि इस बार 18th समिट होने वाला है ब्रिक्स का, इंडिया के अंदर सितंबर के आसपास। ठीक है, तो ये 18 समिट क्यों है इंपॉर्टेंट, इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड व्हाई पुतिन्स यू कैन से प्रेजेंस देयर कैन हेल्प इंडिया एंड इवन ओवरऑल जो पूरा ग्रुपिंग है ब्रिक्स का, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 2 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू। तो पहला न्यूज आर्टिकल आज का आपका क्या कहता है, पुतिन लाइकली टू पार्टिसिपेट इन ब्रिक्स समिट इन दिल्ली सेज रशियाज डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर। सो अब देखो मेरी बात समझो कि अब रशिया जो है वो भी अपना ऑयल तो एक्सपोर्ट कर ही रहा है डिफरेंट कंट्रीज को, है ना। अभी जैसे क्यूबा को भी भेजा गया एंड इवन इंडिया की तरफ भी हमारे पास यहाँ पे ऑयल जो आ रहा है। तो अब पुतिन जो है वो ब्रिक्स समिट 18th ब्रिक्स समिट है, ठीक है। अब ब्रिक्स के अंदर आइडिया क्या है, जितने भी मेंबर्स हैं हमारे जीसीसी नेशंस में से कुछ ऐसे नेशंस हैं जो ब्रिक्स के मेंबर्स भी हैं, जिसके अंदर अब हमारे पास ईरान, ऑल दो जीसीसी नेशन का पार्ट नहीं है बट ईरान इज ऑल्सो मेंबर, जो कि अभी ऑपोजिट एंड ऑफ द वॉर है, जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहा है ना। उसके अलावा आप देखोगे कि यूएई है हमारे पास, देन सऊदी है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास ईरान भी एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो नॉट अ जीसीसी मेंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये जो समिट है वो सितंबर के अंदर दिल्ली के अंदर होने वाला है एंड ब्रिक्स की चेयर भी इस बार इंडिया के पास ही है। तो अब ये ग्रोइंग वेज को टैकल करने के लिए कि ये वॉर अब कब तक चलेगी, पहली चीज तो उसका नहीं पता है ना। दूसरी चीज यहाँ पर ये कि अगर ये वॉर खत्म हो जाती है तो ब्रिक्स समिट के लिए यूएई को, इवन कि सऊदी को एंड इवन ईरान को भी, क्योंकि यूएई और सऊदी भी आपस में यमन में लड़ रहे हैं एक पर्टिकुलर लड़ाई को, है ना। तो ये जो रिफ्ट है ना ये बढ़ता जा रहा है, वेज जो है ये बढ़ता जा रहा है इन कंट्रीज के बीच में। तो इसको संभालने के लिए यू नीड एडिशनल सपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है ना। उसके अलावा अभी इंडिया का कॉन्टेक्स्ट रशिया के साथ क्या चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑयल इंपोर्ट, 30 डेज की परमिशन जरूर यूएसए की तरफ से मिली थी, अदरवाइज उसके बाद इंडिया के ऊपर वापस से क्या हो जाएंगे, टैरिफ्स लेवाए होने शुरू हो जाते। तो अब यहाँ पर क्या है कि रशिया की तरफ से यही स्टेटमेंट आई है कि ऑयल को लेकर अगर आप देख रहे हो कि जितने भी फुलफिलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की होगी रशिया करेगा इंडिया के लिए। बट अब गैसोलीन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, गैसोलीन की जब हम बात करते हैं वो अब बैन कर दिया गया है फॉर एक्सपोर्ट इन रशिया एंड उस चीज़ को अब इंडिया को भी, इंडिया सिंस गैसोलीन तो इतनी ज़्यादा इंपोर्ट करता नहीं है बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमने वो बैन कर दिया एक्सपोर्ट पर्पसेस की वजह से। एंड सबसे बड़ी बात कि हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे वेस्ट एशिया में चल रहा है उसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हमने ये डिसीजन लिया है। प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो इस वजह से हमारे लिए ट्रेड करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इंटरनली ही गैसोलीन को यूज़ करेंगे। एक तरह से रिजर्व्स को भी प्रिजर्व किया जा रहा है यहाँ पर। बट कहने का मतलब यही है कि जो प्रेसिडेंट है उनकी इन्विटेशन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से उनको गया है, एक बेटर रिलेशन, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी जो वर्ल्ड लाइक सिचुएशंस हमें दिख रही हैं उस टाइम पे जो लीडर है उनको खुद आना, रादर देन सेंडिंग समवन हु इज अ प्रोटोजे, और या फिर आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री जो कि खुद से अब हेड नहीं है यहाँ पर, है ना। अब आप सपोज कीजिए कि मोदी जी खुद जाएं एंड मोदी जी जयशंकर जी को भेजे, दोनों के बीच में डिफरेंस है, ऑल्दो दे बोथ आर वर्किंग ट्रेमेंडसली वेल ऑन देयर पार्ट, ठीक है। बट कहने का यही मतलब है कि एक हेड ऑफ द नेशन जब खुद जाते हैं वो उसका अलग इंपैक्ट होता है एंड कोई अदर पर्सन हु इज होल्डिंग अ मिनिस्ट्री और एनीथिंग उसका इंपैक्ट अलग होता है। तो यही सारी चीजें जो है वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करेंगे। प्लस जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो यूनानिमसली सबके पास इक्वल से है ना, इक्वल वोट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स अब ये लड़ाई यहाँ पर बढ़ती जा रही है यूएई के बीच में, सऊदी के बीच में, यूएई सऊदी एंड ईरान ऑल्सो, है ना। तो इस डिफरेंस को कम कैसे करना है वो ब्रिक्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसलिए वर्ल्ड लीडर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, ताकि लड़ाई को अब खत्म करके या जो रिफ्ट है इसको खत्म किया जा सके एंड बिजनेस को एक्चुअली में प्लान करके एंड हाउ टू टैकल अमेरिका ऑन द अदर हैंड, उस चीज को यहाँ पे प्लान किया जाना है। देन NSE टू इंट्रोड्यूस नेचुरल गैस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस इतना पता होना चाहिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास, जैसे आप कह सकते हो कि कोई भी इक्विटी से कुछ डिराइव्ड पोर्शन होता है। सपोज कीजिए कि कोई भी एक शेयर है, सपोज रिलायंस का ऑयल से रिलेटेड या रिलायंस का गैस से रिलेटेड कोई शेयर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब वही गैस के रिगार्डिंग जो शेयर है दैट इज इक्विटी, ठीक है। अब उसी का ही एक छोटा सा हिस्सा उससे डिराइव करेगा अपनी वैल्यू, बट उसकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं होती, ठीक है। तो उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब डेरिवेटिव्स के अंदर आप कॉल एंड पुट को यहाँ पर परचेज करते हो, जिसके अंदर आपकी क्या आ जाती है कि जिसके अंदर आप बोल रहे हो कि हम इक्विटी तो परचेज यहाँ पर नहीं कर रहे बट हम डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं,
ठीक है, जिसके अंदर आप स्पेसिफिकली कमोडिटी के एक पर्टिकुलर पार्ट या इक्विटी के छोटे से हिस्से को परचेज करते हैं, जो कि प्रीमियम पे या इवन की लॉस पे भी आपको बेचना पड़ सकता है ना, तो टोटली प्रीमियम बेस्ड गेम्स होती है। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनएससी ने इंट्रोड्यूस किया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल गैस। तो जब भी ऐसी कमोडिटीज होती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट इंडेक्सेस के थ्रू इनको अब जो निफ्टी जो है या इवन एनएससी जो है वो ट्रेड करने का मौका देता है, या स्टॉक एक्सचेंजेस जो है इनको लिस्ट करती हैं। तो सिमिलरली अब जो इंडियन गैस एक्सचेंज है वो इंट्रोड्यूस करेगा एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन नेचुरल गैस ट्रेडेड एंड डिलीवर्ड ऑन द आईजीएक्स प्लेटफॉर्म। आईजीएक्स प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देन सेंटर एक्सटेंड्स RODTEP स्कीम बाय 6 months। तो अभी क्या है, दैट इज फॉरेन ट्रेड एक्सटेंडेड द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि अब ये स्कीम टिल सितंबर, अब ये 23 मार्च तक ही जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ पर अलाउ किया गया था। तो इस स्कीम के अंडर जितने भी एक्सपोर्ट्स कर रहा है कोई भी एक्सपोर्टर, है ना, उसके ऊपर या उसके अमाउंट जो कि एक्सपोर्ट पे उनको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उस पर कैप लगा दी गई है। यानी कि सपोज कीजिए कि पहले कोई भी एक्सपोर्टर सामान भेजने के लिए जितनी भी ड्यूटीज वगैरह पे करता था वो 100 रुपये थी, बट वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो 1000 रुपये हो गई, ठीक है। तो सरकार ने यहाँ पर क्या कहा कि 900 रुपये का कोई भी अब बीच में कैप आता है या गैप भी आता है। अब सपोज कीजिए कि 1000 रुपये के अकॉर्डिंगली तो अब कोई व्यक्ति या ट्रेडर जो है वो पे नहीं कर सकता, बहुत यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो सरकार ये मेजरली आपको बोल रही है कि 900 रुपये का ये गैप आ रहा है, काम करते हैं आपकी जो ड्यूटीज़ है जो आप पे कर रहे हैं वो 100 की 200 या 300 हो जाएंगी, है ना। सपोज कीजिए 300 हो गई, बाकी जो 700 का गैप आ रहा है वो 700 का गैप सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी, ठीक है। तो ये गैप्स को यहाँ पर अंडर दिस स्कीम जो है फॉर 6 months एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो 6 months के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो कि 23 मार्च तक ये था, एक हफ्ते के लिए इसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है। एक हफ्ते के बाद अब देख रहे हो कि 6 महीने के लिए फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। देन नेक्स्ट न्यूज कहती है कमर्शियल एलपीजी जेट फ्यूल रेट्स हाइक्ड एमिड वॉर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अगेन यहाँ पे कैपिंग लगाई गई थी कि जितने भी हमारे पास आप कह सकते हो एयरलाइंस हैं वो एक अमाउंट के बाद आपसे पैसा नहीं ले सकते, बट ऑन द अदर हैंड जो सरचार्ज है कंपनीज लाइक इंडिगो वो सरचार्ज के अंदर इसको इंक्रीज करती जा रही हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, कमर्शियल एलपीजी एंड जेट फ्यूल के जो रेट्स हैं वो अब वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब कमर्शियल एलपीजी की ही बात की जा रही है यहाँ पर, हम हाउस होल्ड एलपीजी की बात नहीं कर रहे। कि मेट्रो सिटीज के अंदर आप देख रहे हो कि विद इन अ मंथ अ प्राइस हाइक 10% से ज़्यादा हो चुका है कमर्शियल सिलेंडर्स का, एंड जो एविएशन का टर्बाइन फ्यूल है वो डबल से ज़्यादा उसका प्राइस इंटरनेशनल ट्रैवल के अंदर इंक्रीज हो चुका है, जो कि अब इंडिगो जैसी कंपनीज को अब फ्यूल सरचार्ज ऑफ ₹10,000 ऑन लॉन्ग हॉल रूट्स में ऐड करने के लिए मजबूर कर रहा है। However, ATF के जो रेट्स हैं वो शेड्यूल्ड हैं डोमेस्टिक कैरियर्स के लिए, they were hiked by less than 9% and there is no change for the household LPG, ठीक है। आपको सिंपल सी बात बताई गई थी। इसके अलावा आपको और कुछ यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ के अकॉर्डिंगली आपको ये न्यूज़ के अंदर पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, तो इतना तो डिटेल में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर बस एक चीज़ और देख लो, स्टैगर्ड इंक्रीज है यहाँ पर कि ATF जो रेट है फॉर शेड्यूल्ड डोमेस्टिक कैरियर्स वो इंक्रीज हुए हैं 21 रुपये पर लीटर के हिसाब से, एंड नॉन शेड्यूल्ड एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए 110 रुपये पर लीटर हुए हैं, जो कि अब ये बताता है कि स्टैगर्ड इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एकदम सडन इंक्रीज देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू द प्राइसेस ऑफ द जेट फ्यूल टर्बाइंस, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली एविएशन टर्बाइन फ्यूल की जब हम ATF की बात करते हैं। Then 55,000 households use portal for census self enumeration। तो सेल्फ एन्यूमरेशन क्योंकि इस बार का जो सेंसस है जो 2027 के अंदर कंडक्ट कराया जाना है, दैट विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस, है ना, जो कि लाइव डेटा आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड करने वाला, डैशबोर्ड भी सरकार ने अकॉर्डिंगली यहाँ पर लॉन्च किया है। तो 55,000 हाउस जो हैं जिन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म्स को खुद से भरा है। तो 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए जो पोर्टल है वो 15 दिन के लिए खुला है, एंड खुद से ही लोगों को सेल्फ एन्यूमरेट करनी थी सारी की सारी डिटेल्स, एंड उसको फाइनलाइज करने के लिए एंड उसके ऊपर मुहर लगाने के लिए जो BLOs हैं वो अब आप कह सकते हो कि BLOs ऑल्सो एंड इवन के जो HLO फेज है, ठीक है, जहाँ पे आप कह सकते हो हाउसिंग सेंसस की बात हो रही है या हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस की बात की जा रही है, उस फेज पे इसको कंफर्म भी किया जाएगा। एंड सेकंड फेज में हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चनर्स के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन होंगे बेस्ड ऑन कास्ट, है ना। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। आपको न्यूज यही चीज बता रही है कि सेल्फ एन्यूमरेशन एक्सरसाइज एक सिक्योर वेब बेस्ड फैसिलिटी है 16 रीजनल लैंग्वेजेस में, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो अपनी खुद की डिटेल्स इन लाइन एट देयर कन्वीनियंस बिफोर द एन्यूमरेटर्स विजिट भर सकते हैं। एन्यूमरेटर को आके सिर्फ उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। एन्यूमरेटर विल कैरी आउट डोर टू डोर विजिट्स एट ऑल द एलोकेटेड हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स इन द प्रीवियस सेंसस, वाइल सेल्फ एन्यूमरेशन सर्विसेज जो है एक एडिशनल फैसिलिटी है। तो सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो जो रिस्पॉन्डेंट्स है वो लॉग इन कर सकते हैं। पोर्टल कौन सा,
se.census.gov.in, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सेल्फ एनुमरेशन भर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। देन इंडिया टू रिन्यू पुश फॉर फास्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग पीएम्स यूरोपियन यूनियन विजिट। सो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया इस टाइम पे ना धर्म संकट में है व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड एग्रीमेंट्स, है ना। इंडिया के 3 ट्रेड ऐसे एग्रीमेंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला यूएसए के साथ, दूसरा जीसीसी नेशंस के साथ, तीसरा आता है हमारे पास यूरोपियन यूनियन के साथ। तीनों के तीनों ही फंस चुके हैं। अब यूरोपियन यूनियन को लेकर तो जब हम बात कर रहे हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी नेक्स्ट ईयर तक हमें एक्सपेक्टेड था कि होगा वो फुलफिल, ठीक है, क्योंकि हर एक मेंबर को ऑफ द पार्लियामेंट जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, उनकी हर एक जो कंट्री है उनके पार्लियामेंट को ये पास करना जरूरी था। तो 1 साल तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इसको पास होने में लगेंगे ही, बट स्टिल डिले तो है ना। ऊपर से वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट आ गया एंड यूरोपियन यूनियन एंड इवन नेटो नेशंस, मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन नेशंस आर नेटो नेशंस, है ना। तो वो जो नेशंस हैं वो आपस में यहाँ पर मतलब बिखरे हुए से नजर आते हैं, वो चीज भी है। दूसरी चीज है जीसीसी नेशन से तो खुद से वॉर के अंदर इंक्लूडेड है ना, वॉर का ये खुद का हिस्सा बन चुके हैं। तब उनके साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो करोगे कैसे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बंद है, लंबा रूट लेकर जाओगे तो वहां पर आपके चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कि ऑलरेडी कि आप लॉन्गर रूट लेकर तो आ सकते हो, बट प्राइसेस जो है इंक्रीज इतना ज्यादा हो चुके हैं क्रूड ऑयल के, तो आप कैसे उस चीज की भरपाई करोगे, कैसे लॉसेस को कवर करोगे, कैसे प्रॉफिट्स को कमाओगे। देन यूएसए की बात करते हैं। यूएसए खुद वॉर में यहाँ पर उलझा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई क्लैरिटी नजर नहीं आती कि इंडिया ट्रेड करे तो करे क्या। तो इसलिए अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बात करने के लिए, या इवन की जो प्रधानमंत्री जी का यूरोपियन यूनियन का दौरा है उसके बारे में यहाँ पर अब थोड़ी सी आई कैची या सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर कुछ चीजें अब हो सकती है यूरोपियन यूनियन के साथ फास्ट ट्रैक पे होना शुरू हो जाए। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज पे ऑन द टॉप ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी ट्रैवल एजेंडा समर में, जो कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट से डिस्कस करेंगे रेटिफाई करने के लिए यूरोपियन यूनियन इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि जनवरी में अनाउंस किया गया था। एंड ऑफिशियल जो है फाइनलाइज कर रहे हैं डेट 5 नेशन नॉर्डिक समिट के लिए, जहां पे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन विजिट किया जाएगा, एज वेल एज बायलेटरल विजिट होगी नीदरलैंड्स के लिए फॉर बोथ विच वर कैंसल्ड लास्ट ईयर ड्यू टू पहलगाम अटैक, ठीक है। तो नॉर्डिक कंट्रीज का ये विजिट होने वाला है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ट्रैवल है वो अब कहाँ पर, फ्रांस में भी होगा G7 समिट के लिए आउटरीच, जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा यहाँ पर किया गया है। एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड लीडर्स ऑफ जर्मनी, इटली, यूके, जापान एंड कनाडा विल आल्सो मीट प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया। तो अब ये इम्पैक्ट वेस्ट एशिया वॉर का क्या होगा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, वो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो ओवरशैडो करेगा ऑल द मीटिंग्स एंड ऑफिशियल्स का पक्का ये चीज मानना है। एंड यहाँ पर डिस्कस की जाएंगे ट्रेड टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज, जो कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली कैन बी पुट इनटू प्लेस। एंड वेडनेसडे को अब यहाँ पर 11 मेंबर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, वो अब 3 दिन के विजिट पे है दिल्ली पे, जहां पर वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी को मिलेंगे, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को मिलेंगे एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड इट इज द मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन पार्लियामेंट फ्रेंडशिप ग्रुप, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के अकॉर्डिंगली ये मिलने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अब इंडिया यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो एक यहाँ पर डिफाइन क्या करता है, एक ऐसा माइलस्टोन जो कि पार्टनरशिप अब अनलॉक कर सकता है अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस एंड एमएसएमईज एंड स्किल कर सकता है लोगों को, प्रोफेशनल्स को, दोनों साइड्स के ऊपर। तो नॉलेज ट्रांसफर यहाँ पर होगी। तो अर्ली इंप्लीमेंटेशन की यहाँ पर बात की जा रही है एंड कॉन्टिन्यूड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट होनी चाहिए। तो ये आपको आपकी न्यूज बताती है। इंट्रोडक्टरी कॉल के बाद फर्दर जो भी सिचुएशन रहेगी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, वाटर मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड ट्रेड, ये सारे जो है मुद्दे डिस्कस हो सकते हैं, ठीक है, ये आपकी न्यूज कहती है। देन पीएम चेयर्स कैबिनेट पैनल मीटिंग ओवर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है, उनके मिनिस्ट्रीज या मिनिस्टर्स को यहाँ पर बुलाया गया, एक मीटिंग जो कि अब एक आप कह सकते हो कि इंटरनल मीटिंग है, वहां पर अब जो भी इशू चल रहा है व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, उसके ऊपर चर्चा हुई। एंड कैबिनेट सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया कि अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर एंड इंश्योर करनी है सप्लाई इन्हीं जो कमोडिटीज को लेकर, पर्टिकुलरली एलएनजी एंड एलपीजी एंड सफिशिएंट पावर अवेलेबिलिटी। तो गवर्नमेंट ने अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंगली बोला कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे प्रोक्योरमेंट एलपीजी को लेकर इन न्यू फ्लोज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो हम पीएनजी के नेटवर्क को वाइडन करने की ऑलरेडी बात तो कर ही रहे हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पीएनजी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से सोर्स किया जा रहा है। एलपीजी प्राइसेस डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए वो दे हैव रिमेन्ड द सेम क्राइसिस के अंडर, बट जो अब हमारे पास आप कह सकते हो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, उनके प्राइसेस जो है वो, या एलपीजी है, उनके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। देन इंपोर्ट टैक्सेस लिफ्ट मार्च जीएसटी मॉप अप टू अ 10 मंथ हाई। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक्सपोर्ट्स नहीं हुए हैं, फिर भी इवन हम इतना बिजनेस नहीं कंडक्ट कर पाए हैं, फिर भी जीएसटी की कलेक्शन सरकार की 10 मंथ्स हाई पे है।
ठीक है। तो जो सेंटर का ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो 10 मंथ हाई पे ऑफ 2 लाख करोड़ रुपीज इन मार्च ही हो गया है एज पर द डेटा। बट ये अब एनालिसिस इन डिटेल आपको क्या बताता है, ये पूरी की पूरी पिक्चर नहीं है। दिस हैज नॉट हैपेंड बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट्स, दिस हैज हैपेंड ड्यू टू इम्पोर्ट ड्रिवन ग्रोथ। ठीक है, दैट इज इम्पोर्ट ड्रिवन ग्रोथ के अकॉर्डिंगली कि 8.8% जो रेवेन्यू है जीएसटी से दैट ग्रू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड जो हमारी जीडीपी है या जो रेवेन्यू है, यू कैन से कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू है इट क्लाइम टू अ स्लोअर ऑफ 5.9%। तो जीएसटी का जो रेवेन्यू इंपोर्ट से है वो बढ़ गया है 17.8% के आसपास से। तो ये इंपोर्ट की वजह से जो अब टैक्सेस कलेक्ट करती है सरकार उस वजह से इंक्रीज हुआ है। तो ट्रेड इम्बैलेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये डुअल स्पीड नैरेटिव के अकॉर्डिंगली जो अब हमारा जीएसटी का डेटा है वो ये चीज़ बताता है कि रोबस्ट कलेक्शन यहाँ पर हमारे पास कंसिस्टेंट फंड्स को प्रोवाइड ज़रूर कर रहा है, बट हमारा अब एक्सपोर्ट जो रिफंड्स हैं उस वजह से जो गैप है हमारे ट्रेड के बीच में है ना, वो अब ट्रेड इम्बैलेंस को यहाँ पर लेकर आ रहा है कि इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारे जो ट्रेड बिल में कहीं ना कहीं डेफिसिट के अंदर नजर आएगा। तो अभी तो ज़रूर सरकार का यहाँ पर एजेंडा जो कि अब टैक्स कलेक्शन का था वो पूरा हो ज़रूर रहा है, बट आने वाले टाइम में मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। देन सीएपीएफ बिल पास्ड बाय राज्यसभा आफ्टर ऑपोजिशन वॉकआउट। तो सीएपीएफ बिल क्या है, अब यहाँ पर सीएपीएफ बिल जो है टू एनहांस द सिक्योरिटी बात की जा रही है, बट ये अब ऐसा बिल है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बिल्कुल खिलाफ दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि सीएपीएफ बिल के अकॉर्डिंगली जो डेप्यूटेशन है आईपीएस ऑफिसर्स की, ठीक है, वो फर्स्ट 2 से 3 इयर्स तक की वो कहाँ पर सीएपीएफ के अंडर ही होगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टोटली मना किया था कि आईपीएस काडर को बिल्कुल आप यहाँ पर सीएपीएफ से दूर रखेंगे, है ना। तो वही बिल जो है विद वेरियस अदर अमेंडमेंट्स यहाँ पर आप अमेंडमेंट भी क्या वेरियस अदर चेंजेस यहाँ पर पास किए गए हैं। एंड स्पेसिफिकली जो करियर प्रोग्रेशन एंड लैक ऑफ कंसल्टेशन की बात, रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पर की जा रही है सीएपीएफ बिल के अंदर जो नहीं की गई है। एंड फर्दर जो ऑपोजिशन है उन्होंने वॉकआउट भी कर लिया क्योंकि उन्होंने बोला कि जो कंसर्न्स है बिल के बारे में वो एमपीज के द्वारा रेज किए गए थे, सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा रेज किए गए थे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के द्वारा, बट उनको यहाँ पर सुना नहीं गया है। ठीक है, देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट यूनिट्स कैन सेल लोकली एट लोअर टैक्स रेट। तो अब इंडिया जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर सेल कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स को कंसेशनल टैक्स रेट्स के अंदर। तो अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे एट एनी कॉस्ट, है ना। तो सरकार ने यहाँ पर अब बोला है कि उसको अब आपको अब जो सामान या प्रोडक्ट आपने बनाया है अब आपको उसको बेचना तो पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप उसको बेचिए इन द डोमेस्टिक मार्केट ओनली एट कंसेशनल रेट। सो वो कंसेशन जो है अगेन सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है कि लोअर टैक्स रेट पे आप उनको यहाँ पर बेचना शुरू कीजिए। कि अब यहाँ पर की जो पॉलिसी है ये गारंटी करती है कि कटिंग एज जो हमारे पास SEZ इंफ्रास्ट्रक्चर है इट डज नॉट लाई आइडल एंड इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो नेविगेट करें डुअल चैलेंजेस की जो हमारे पास इंटरनेशनल टैरिफ जो बढ़ रहे हैं एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से एंड सप्लाई चेन की जो डिस्ट्रप्शन हो रही है इस वजह से आप या तो ऑल्टरनेटिव बाय द टाइम ढूंढ लीजिए एंड जो अभी तक आपने प्रोड्यूस किया है वो आप डोमेस्टिक मार्केट में एट कंसेशनल रेट्स जो है वो भर दीजिए या बेच दीजिए। लोकसभा पासिस जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026। अब ये बिल क्या है, प्रोवाइड कर रहा है कि डीक्रिमिनलाइज करना है माइनर ऑफेंसेस को अक्रॉस वेरियस लॉज एंड फर्दर हमें प्रमोट कर क्या करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लिविंग। तो बिल जो है प्रपोज कर रहा है 784 प्रोविजंस ऑफ 79 सेंट्रल एक्ट जो कि अब 23 मिनिस्ट्रीज के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है एंड डीक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है 717 प्रोविजंस को एंड इसके बाद अमेंड किया जाना है 67 प्रोविजंस जो कि ईज ऑफ लिविंग को भी यहाँ पर प्रमोट कर रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली रैशनलाइज करने 1000 से ज्यादा ऑफेंसेस जो कि रिमूव करेंगे आउटडेटेड एंड रिडंडेंट प्रोविजंस को, देयर बाय जो कि इंप्रूव करेगा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमारे जब बिजनेस की ईज ऑफ लिविंग की जब हम बात कर रहे हैं तो रेगुलेशंस को आपको कम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट चीज़ क्या है यहाँ पर कि दुबई में लोग ज़्यादातर शिफ्ट होने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि टैक्सेस कम है वहाँ पर, है ना, एंड ईज ऑफ लिविंग ज़्यादा है बट स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है ना। ईज ऑफ लिविंग बेटर है बट अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करो तो किसी भी तरह का टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, जिस वजह से जो और भी इन्वेस्टर्स एंड इवन द पीपल हु वांट टू गो और शिफ्ट टू अ पर्टिकुलर कंट्री आउटसाइड इंडिया और कोई और कंट्री से भी अगर वो शिफ्ट होना तो वो दुबई शिफ्ट होना है यहाँ पर, या इवन कंट्रीज लाइक मोनाको ऑल्सो, है ना। तो वहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। द रीजन इज दैट कि वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ लिविंग है। तो डीक्रिमिनलाइज तो नहीं किया जाना चाहिए काफ़ी चीज़ों को, वैसे प्रोविजन इसमें काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं, बट कहने का मतलब यही है कि द लॉज मस्ट बी इन कंप्लायंस विद द पीपल हु वांट टू शिफ्ट टू इंडिया, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो एटमॉस्फेयर है उसको बनाया जाना चाहिए। देन टेलविंड्स पुश फाइनेंशियल ईयर 2026 जो हमारे पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स ग्रोथ है टू 8%, मारुति टू हाइक प्राइसेस एज कॉस्ट राइज।
तो यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% के आसपास जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है कल से शुरू हुआ है, परसों क्लोज हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंगली न्यूज़ आपको बता रही है कि 8% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो अब जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो ग्रो हुआ है। बट आप इंडिविजुअली एक कंपनी को देखो तो डबल डिजिट्स में उन्होंने अपनी इनकम को या आप कह सकते हो ग्रोथ देखी है। बट जो सेकेंड हाफ था ऑफ 2025 उसके अंदर जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनकी जो सेल्स ड्रास्टिकली बढ़ गई है। बट अभी प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट कर रही है फॉर कंपनीज लाइक मारुति ऑल्सो, कि वो अब अपने जो व्हीकल्स के प्राइसेस है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, द रीजन बीइंग कि सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रप्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो द रीजन इज कि वही डिस्ट्रप्शन की वजह से उनके पास जो रॉ मटेरियल है या इवन जो इंपोर्ट करना चाहते थे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो कि गाड़ियों को बनाने में भी यूज़ हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। तो इस वजह से जो प्राइसेस हैं वो अब इनिशियली कॉस्ट जो है कि को बेयर करना पड़ेगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को भी, बट उसके अलावा उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर की जेब के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, प्लस अब यही चीज़ भी आपको बताई जा रही है कि लास्ट ईयर सितंबर के अंदर GST 2.0 की वजह से भी बहुत फायदा मिला था दीज कंपनीज को या पैसेंजर व्हीकल कंपनीज को। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ईजी या ईज आउट हो गया था प्रोसेस उनके लिए भी। देन प्रोलॉन्ग वेस्ट एशिया क्राइसिस में टेस्ट कॉर्पोरेट इंडियाज बफर्स। CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये चीज़ बोली है कि इंडिया इनिशियली तो रिजिलियंट यहाँ पर दिख रहा है, बट 2026 के क्रेडिट प्रोफाइल्स जो है वो एक इंसिपेंट स्ट्रेस को दिखाते हैं जो कि इवॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट एंड जो एस्केलेशन होती है एंड मटेरियलाइज हो सकती हैं इन द क्लोजिंग मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो पिछले साल मतलब अभी पिछले साल कह रही हूँ आपको 31 मार्च तक ये बात बताई जा रही है, बट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर उन्होंने बोला कि अभी तक रिजिलियंट दिख रही है, बट प्रॉब्लम जो है जो अभी नजर नहीं आती बट धीरे धीरे करके वो नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में भी जो बैलेंस शीट्स है या एसेट्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑफ द कंपनीज, जो कि प्रोलॉन्ग्ड अगर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल जाता है तो हाउएवर जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो एस्केलेट होता जाता है, द 5 years ऑफ बैलेंस शीट्स जो स्ट्रेंथनिंग दिखती थी इंडिया की कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर सिंस 2021 वो टेस्ट की जाएंगी इन फाइनेंशियल ईयर 2027। तो इंडिया की जो रेटिंग है इट्स कमेंट्री इन विच अगर मॉडरेट क्रेडिट अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कि अपग्रेड होता है ना आपका, जो आप सिविल स्कोर जैसे इंडिविजुअली देखते हो, तो ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी रेट करती है डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट प्रोफाइल्स को, कि अगर वो भी मॉडरेट रेंज में था तो वो लोअर रेंज में जाने के चांसेस हैं। तो रेटिंग एजेंसीज के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर डाउनग्रेड्स अपग्रेड्स जो हैं वो अब हैम्पर हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। Then NASA begins fueling the rocket for first lunar trip in 50 years। तो अभी आर्टेमिस 2 की बात की जा रही है, लूनर फ्लाईबाय मिशन, जो कि अब लॉन्च होने वाला है। एंड नासा जो है वो फ्यूल करने लगा है मून रॉकेट ऑन वेडनेसडे फॉर ह्यूमैनिटीज फर्स्ट लूनर ट्रिप इन मोर देन हाफ अ सेंचुरी। एंड यहाँ पर क्या है कि लिफ्ट ऑफ किया जाएगा विद 4 एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि अभी ये मैंड मिशन है। एंड टेंशन जो है क्योंकि हाई है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल जब है इट स्टार्टेड फ्लोइंग इनटू द रॉकेट hours ahead of the planned launch, but dangerous hydrogen leaks erupted during a countdown test earlier this year, जो कि अब एक लेंथी फ्लाइट डिले को कॉज कर सकता था। बट उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देख रहे हो यहाँ पर लॉन्च को मैनेज किया जा रहा है एंड इसको लॉन्च किया जाएगा। एंड द लॉन्च टीम दे नीड टू लोड मोर देन 2.6 million liters into the 32-story space launch system rocket on the pad before Artemis 2 crew can board। तो ऑब्वियस सी बात है कि कितना 2.6 मिलियन लीटर जो ऑयल है इसके अंदर भरा जाएगा, प्लस 32 स्टोरी का ये आप देख रहे हो को पूरा का पूरा जो हमारे पास लॉन्च व्हीकल है वो तैयार करके दिया गया है। एंड 3 अमेरिकन है, 1 कनेडियन है, वो अब मून पे फ्लाई करेंगे विदाउट स्टॉपिंग और इवन ऑर्बिटिंग एंड स्ट्रेट हेड बैक करेंगे पैसिफिक के अंदर। एंड दे विल सेट अ न्यू डिस्टेंस रिकॉर्ड फॉर द फारदेस्ट ह्यूमंस जो कि ट्रैवल कर चुके हैं फ्रॉम द अर्थ एज दे जूम सम 6400 किलोमीटर्स बियॉन्ड द मून एंड देन हैंग अ यू टर्न। तो इसी वजह से एस्ट्रोनॉट जो कि अपोलो 17 में लास्ट 1972 में अमेरिका की तरफ से ट्रैवल किए थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारे पास पहले क्या होता है कि हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू होता है। एंड दिस इज योर अर्थ। ठीक है, एंड ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल के ही धीरे धीरे करके अब क्या होता है वो पहले चक्कर लगाता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है ग्रेविटी का इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर के ऊपर भी पड़ता है एंड इवन ग्रेविटी अर्थ की भी है क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रिप है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है एंड उसके बाद मून के पास पहुँचते हुए धीरे धीरे करके वो चक्कर लगाते हैं, है ना, चक्कर लगाते हैं पर्टिकुलरली किसी भी एक ऑर्बिट के अंदर घुसने के लिए। उसके बाद सैटेलाइट्स जैसे हमारी लॉन्च होती हैं उसके बाद जाके कहीं पर आप देखोगे कि किसी भी एक व्हीकल को या किसी भी एक आप कह सकते हो कि सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है ना पर्टिकुलर ऑर्बिट, है ना। तो ये चीज़ होती है। बट यहाँ पर
पर क्या होगा कि किसी भी तरह का स्टॉप या ऑर्बिटिंग नहीं होने वाली है, डायरेक्टली अब मून की तरफ लेके जाएगा। इस पर्टिकुलर जो ये स्पेस व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है, डायरेक्टली मून तक पहुंच जाएगा एंड 6400 किलोमीटर्स के आसपास, एंड मून का चक्कर लगा के ये पैसिफिक में इसका स्प्लैश डाउन होगा। ठीक है, सिंपल सा आपका आर्टेमिस 2 जो मिशन है वो कहता है। तो आज की न्यूज़ का सिलसिला आपका यहीं पे खत्म होता है। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारे वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-8903-043 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी ईमेल cp.class@gmail.com पे भी ईमेल कर सकते हैं। आर टीम विल गेट इन टच विद यू। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कोई भी अगेन डाउट आपको अगर है भी, वैसे भी है, कमेंट सेक्शन में आप नहीं चाहते हैं बताना, तो डाउट रेजोल्यूशन के लिए आपका स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।